हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, जिसके कुछ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके थे। आगे कुछ कंसेप्ट को और पढ़ना शुरू करते हैं। मेरे भाई, पास फेल वाले क्वेश्चन का मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ। अगर कभी भी आपको डाटा दे रखा हो, आपको हमेशा स्टूडेंट को पास कराना है। कैसे? जैसे मैंने कहा, एक स्टूडेंट को 25% मार्क्स लेके आया। कितना लेके आया? 25% मार्क्स लेके आया। और फिर भी वो फेल हो गया कितने नंबर से? सपोज करो कि वो फेल हो गया 30 नंबर। कितने नंबर से फेल हो गया? 30 नंबर से। तो आपको पास कराना है। ये पास कितने पर हो जाएगा? 25% प्लस 30 पर ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। आपको फेल नहीं होने देना है किसी को भी। जैसे एक तरफ मैं कहूँ कि एक स्टूडेंट है, वो 40% मार्क्स लेके आया, 40% मार्क्स लेके आया, और वो 15 नंबर से पास हो गया। मतलब 15 नंबर से पास हो गया, इस बात का क्या मतलब है? पास होने से 15 नंबर उसके ज्यादा है, तो मैं इसे कम कर दूंगा। हमें केवल पासिंग पॉइंट पर रखना है, पासिंग बाउंड्री पर रखना है। 40% माइनस 15, तो ये भी पास है, ये भी पास है, तो दीज आर इक्वल। इस तरीके से अगर कोई पास होने में कमी हो रही है तो उसे बढ़ा दो, पास होने से कोई ज्यादा नंबर लेके आया तो उन्हें कम कर दो। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आज की क्लास का आपके सामने है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, पढ़ जाओ। यदि 35% उत्तीर्ण अंक है, मतलब सवाल ये बता रहा है कि 35% पासिंग मार्क्स है। 35% क्या है आपके? पासिंग मार्क्स। तो 35% आपका पासिंग मार्क्स है, ये सवाल में बता रखा है। एक छात्र 200 अंक प्राप्त होते हैं, फिर भी वह 24 अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। मतलब 200 अंक लाया और 24 की वजह से फेल हो गया, तो प्लस 24 कर दे तो पास हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 224 पे क्या हो जाता है? पास हो जाता है। तो 224 मार्क्स पे ये पास हो जाता है। जबकि कितने परसेंट पे पास होता है? 35% पे। ये भी पास, ये भी पास। तो दीज आर इक्वल। 35%, 224। अब मेरे भाई, हमें क्या बताना है सवाल में? देखो, सवाल में पूछा है अधिकतम अंक क्या होंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स। अधिकतम अंक बताने हैं। तो 7×5 = 35। 5% की वैल्यू क्या आई? तो 7×3 = 21, 7×2 = 14। 5% का मतलब 32 है। हमें मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं, तो 100% की वैल्यू बतानी है, तो 20 गुना इधर, तो 20 गुना इधर। तो सवाल का उत्तर आ गया 640। आप बोलेंगे ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए? 640। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने। मार्क्स क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आप देखिए ध्यान से अच्छे से। एक परीक्षार्थी एक परीक्षा में X% अंक लाया, और ए अंकों की वजह से वो कैसा हो जाता है? फेल हो जाता है। इसका मतलब मुझे इसे अगर पास कराना है, तो X% प्लस ए कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। ए अंकों की वजह से फेल हुआ था, प्लस ए कर दिए, पास हो गया। आगे पढ़ते हैं। एक अदर स्टूडेंट है, वो 22% नंबर लेके आया, 22% नंबर लेके आया, और बी अंक अधिक है इसके। उन्होंने लिखा है ना, न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से पास होने से कितने ज्यादा है? बी अंक उसके ज्यादा है, तो मैंने बी इससे क्या कर दिए? कम कर दिए। ये भी पास का डाटा है, ये भी पासिंग बाउंड्री है, तो दीज आर इक्वल। बैलेंसिंग कर लो, माइनस का नंबर इधर आएगा तो A+B। X% उधर जाएगा तो 22% माइनस का क्या हो जाएगा? X%। आप बोलेंगे ठीक है, मैंने यहाँ से 1% कॉमन ले लिया दोस्त, तो क्या बच जाएगा? बाई माइनस का एक्स। A+B इधर चल ही रहा है। मुझे क्या बताना है, जरा देखो ध्यान से। परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है? मुझे मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं। तो बाई माइनस एक्स को मैं यहाँ से हटाऊंगा, बाई माइनस एक्स को मैं यहाँ से हटाऊंगा, तो कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। और हमें बताना है मैक्सिमम मार्क्स, तो 100% की वैल्यू, तो 100 से इधर मल्टीप्लाई, तो 100 से फिर इधर मल्टीप्लाई। कौन सा ऑप्शन आपका सही उत्तर बना? बी नंबर का ऑप्शन आपका सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। 28% अंक प्राप्त करता है, और 58 अंकों की वजह से वो फेल हो जाता है। अगर मैं इसे पास कराना चाहता हूँ दोस्त, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 28% नंबर तो ये लाया है, और फेल कितने से हो गया? 58 से, तो +58 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा।
लेकिन एक स्टूडेंट है वो 41% नंबर लेके आया, आगे क्या बोल रहे हैं, वह 6 अंकों से फेल हो गया। 41% नंबर लाके भी ये 6 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया। तो +6 करना तो ये पास हो जाएगा, ये भी पास है ये भी पास है, तो दीज आर इक्वल। आप बोलेंगे ठीक है, परसेंट को परसेंट के पास ले जाओ, 28% इधर जाएगा, तो 41% से 28% क्या कर दिया, माइनस। तो 28 3 31 10 13% इधर बचा। आप बोलेंगे ठीक है, प्लस के 6 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 58 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 52। तो 13% 52 है, यहाँ तक ये पता चल गया। सवाल में पूछा है फाइंड पासिंग परसेंटेज, प्राप्त अंक नहीं, पासिंग परसेंटेज बताना है। भाई क्या बताना है, पास होने का प्रतिशत बताना है, उत्तीर्ण का प्रतिशत बताना है। तो उत्तीर्ण कितने पर होता है, 41% प्लस 6 नंबर पर पास होता है। तो 6 नंबर में कितनी परसेंट है ये निकाल ले रहे हैं। 13 एकम 13, 13 चौको 52, 4 नंबर की 1% है, 4 नंबर में 1% है, 8 नंबर की 2% होगी। तो 4 नंबर का 1% तो 6 नंबर का 1.5%। 6 नंबर का कितना होगा, 1.5%। 6 नंबर का 1.5% कैसे हुआ, 4 नंबर का 1% है, तो 2 नंबर का कितना होगा, आधा परसेंट। तो 4 और 2 6, एक और आधा 1.5, तो 1.5% का मतलब आ गया 6%। 6 नंबर, आप बोले ठीक है, तो 6 नंबर का मतलब 1.5%। पासिंग परसेंटेज हमें बताना है, तो 41% प्लस 1.5% पर पास होगा, 42.5% पे ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। आप बोलेंगे ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप देखो ध्यान से, पढ़ जाओ आप अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, पढ़ो मेरे साथ आप अच्छे से। मीना एक परीक्षा में 40% स्कोर करती है। मीना कितना ले आई, 44% नंबर ले आई है परीक्षा में। आगे क्या कह रखा है, आगे बोल रखा है, और समीक्षा के बाद भले ही उसका स्कोर 50% बढ़ जाता है, री चेक कॉपी हुई, दोबारा से कॉपी चेक हुई, तो 50% उसका स्कोर क्या हो गया, बढ़ गया। 50% का मतलब आधा। अब उसका स्कोर हो गया कितना, 60%। 40 का आधा 20, 20 बढ़ गया, तो अब कितना स्कोर हो गया, 60% इसका स्कोर हो गया। अब क्या करें, 50% बढ़ जाता है मतलब 60% हो गया। 35 अंकों से फेल फिर भी हो गया, +35 कर दें तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल ठीक। तो 60% +35 पे ये क्या हो जाता है, पास हो जाता है। आगे क्या करें, यदि उसका उत्तर समीक्षा स्कोर, मतलब जो इसने दोबारा से स्कोर बढ़वाया था, उसको अब कितना बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए। अगर 20% बढ़ाएंगे, 60% का 20%, 12% आएगा, तो 72% हो गया अब इसका नया स्कोर। बोले है ना कि 20% स्कोर बढ़ा दिया, 60 का 20% 12 आएगा, तो 12% स्कोर बढ़ा दिया मतलब 72% हो गया। फिर भी यह 7 अंक अधिक होंगे। उत्तीर्ण अंक से 7 अंक कैसे होंगे, अधिक। पास होने से 7 नंबर इसके कैसे ज्यादा है, तो 7 कम कर दें, 7 कम कर दें। पास होने से 7 ज्यादा थे, तो 7 कम कर दिए, जिससे ये पास हो गया। तो ये भी पासिंग बाउंड्री, ये भी पासिंग बाउंड्री, दीज आर इक्वल टू ईच अदर। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक क्या है, फाइंड पासिंग परसेंटेज चाहिए हमें। तो मुझे आप एक बात बताओ, 60% उधर जाएगा तो कितना बचेगा इधर, 12% बचेगा। आप बोलेंगे ठीक है। माइनस का 7 इधर आएगा तो कितने हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे 42। माइनस के 7 इधर आएगा तो प्लस के हो जाएंगे। 60% इधर चला गया तो 12% बच गया। 12% का मतलब 42 मार्क्स से है। तो आप मुझे एक बात बताओ, आप काट पीट लेंगे इसे, तो 6 से काटेंगे तो 7 बार, और 6 से काटेंगे तो 2 बार। तो एक बात समझ में आ गई कि 7 नंबर का मतलब है 2%, 7 मार्क्स का मतलब है 2%। सवाल में पूछे पासिंग परसेंटेज, 72% माइनस 2% पर पास है, 72% से 2% माइनस करेंगे तो 70% पर क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, 70%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ जाओ आप अच्छे तरीके से, और खुद से कोशिश करो आप करने की इस क्वेश्चन को। आपका ये क्वेश्चन किस एग्जाम का, सीजीएल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप इसे कर लेंगे, आप करने की कोशिश करो इसे।
चलो देखते हैं। सवाल में बोला है कि 43% अंक प्राप्त करता है, 72 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। मुझे किसी को फेल नहीं करना, मुझे क्या करना है, पास करना है। तो 43% नंबर लाया, फिर भी 72 नंबर से फेल हो गया, प्लस 72 कर दे तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। आप बोलेंगे ठीक है। 57% अंक प्राप्त करता है, एक दूसरा स्टूडेंट है, वो कितने नंबर लेके आया, 57% अंक लेके आया। 40 अंक से उत्तीर्ण हो गया, मतलब पास होने से, पासिंग बाउंड्री से 40 नंबर ज्यादा है। तो 40 क्या कर दो, कम कर दो, तो ये भी पास, ये भी पास। दीज आर इक्वल टू ईच अदर। आप बोलेंगे ठीक है। परसेंट को परसेंट के पास ले जाओ, नंबर को नंबर के पास ले जाओ। 72 नंबर, माइनस के 40 इधर आएंगे, प्लस के 40। 57% ये रहा, 43 इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। 57 से 43 गया तो कितना बच जाएगा, 7 में से 3 गया 4, 14%। और 72 और 40 कितना होगा, 112। तो 14% का मतलब 112 है। तो यहाँ से मैं एक बात समझ गया कि 1% का मतलब होगा 14 अट्ठे 112। 8 नंबर का 1% है, 8 नंबर का 1% है दोस्त। सवाल में क्या पूछे, फाइंड पासिंग परसेंटेज, प्राप्तांक नहीं, पासिंग परसेंटेज चाहिए, उत्तीर्णांक प्रतिशत चाहिए। तो मुझे बताओ 40 नंबर में कितनी परसेंट बनेगी, 8 नंबर में 1% है, तो 40 नंबर में 5% होंगे क्या। आप बोलेंगे बिल्कुल होंगे। तो मेरे भाई कितने पे पास हो जाएगा, 57% माइनस 5%, 52% पे ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। आप बोलेंगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब इस क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करो, पहले पढ़ जाओ आप अच्छे से क्या है इस क्वेश्चन में। एक छात्र को जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 अधिक अंक मिले। सवाल में बता रखा है कि जर्मन लैंग्वेज में और फ्रेंच लैंग्वेज में, जर्मन लैंग्वेज में उसके 66 नंबर ज्यादा आए हैं, ये सवाल में आपको बता रखा है। आगे क्या बोले आपसे, उसके जर्मन में अंक, उसके किस में अंक, जर्मन में अंक, जर्मन के अंक की बात हो रही, उसके जर्मन में अंक। आप बोलेंगे ठीक, उसके जर्मन में अंक, जर्मन के अंक, उसके फ्रेंच और जर्मन के अंक, फ्रेंच और जर्मन के अंकों के योग का कितना है, 28%। 28% की फ्रैक्शन क्या होगी, 7/25। तो मुझे बताओ जर्मन के अंक कितने, जर्मन के अंक और किसका रेशियो है, फ्रेंच और जर्मन के अंकों के योग का क्या रेशियो आएगा, 7/25 आएगा। ये सवाल में आपको गिवन है। आप देखो अच्छे से, जर्मन के अंक जी बना दिया, फ्रेंच और जर्मन एफ और जी से डिनोट कर दिए। मुझे बताओ जर्मन में कितने यूनिट अंक आए हैं, 7 यूनिट। तो जर्मन के हो गए 7 यूनिट। अब फ्रेंच और जर्मन का सम कितना बन रहा है, फ्रेंच और जर्मन का सम कितना बन रहा है, फ्रेंच और जर्मन का सम कितना बन रहा है। तो आप बोलेंगे जर्मन का तो 7 यूनिट है, फ्रेंच और जर्मन का 25 यूनिट बन रहा है। जर्मन के 7 यूनिट हो गए, टोटल 25 यूनिट होना है, तो फिर इधर कितने नंबर रहे होंगे, 18 यूनिट। तो फ्रेंच में 18 यूनिट आए, जर्मन में 7 यूनिट आए। सवाल में पूछा है फ्रेंच के अंक क्या है, फ्रेंच के मार्क्स पूछ रखे हैं। भाई फ्रेंच के मार्क्स तब बताएंगे जब मार्क्स दे रखे होंगे। तो मार्क्स क्या दे रखे, 66 अंक अधिक है, किसमें, जर्मन में। सवाल कह रहा है कि जर्मन में 66 नंबर ज्यादा आए, सॉरी, वो एक छात्र के जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 अधिक आए। सवाल कह रहा है कि फ्रेंच में 66 ज्यादा है, जबकि यहाँ फ्रेंच में कितने ज्यादा है, 11 यूनिट। सवाल कह रहा है 66 ज्यादा है, यहाँ कितने ज्यादा है, 11 यूनिट। 11 यूनिट 66 है, मुझे 11 यूनिट 66 है, 11 यूनिट को 66 बनाना है। कितने की गुणा करें कि ये 66 बन जाए, तो जवाब होगा 6 की गुणा करके ये ओरिजिनल 66 बन जाएगा। तो 6 की गुणा करके ओरिजिनल फ्रेंच आ जाएगा, 6 की गुणा करके ओरिजिनल जर्मन के मार्क्स आ जाएंगे। आप बोलेंगे ठीक है, 18 छंगे 108। तो सवाल का आंसर आ गया 108। आप बोलेंगे ठीक है। समझते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है हमारा, कि प्राइज की मल्टीप्लाई, प्राइस की, प्राइस और क्वांटिटी का प्रोडक्ट क्या आता है, एक्सपेंडिचर। क्या आता है, एक्सपेंडिचर। क्वांटिटी मतलब कंजप्शन भी कह सकते हो। तो प्राइस की मल्टीप्लाई क्वांटिटी से करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका एक्सपेंडिचर आ जाएगा। प्राइस क्या है आपकी, तो प्राइस हो गई आपकी कीमत। क्वांटिटी क्या हो गई, क्वांटिटी कंजप्शन, ये मात्रा, खपत हो गई आपकी। और ये आपका एक्सपेंडिचर क्या हो गया, ये आपका खर्च हो गया। ये मैंने हिंदी वर्ड भी लिख दिया और इंग्लिश टर्मिनोलॉजी भी लिख दी।
आपको यूज इंग्लिश टर्मिनोलॉजी करना है क्योंकि इंग्लिश लिखना आसान है मेरे भाई। प्राइस की मल्टीप्लाई क्वांटिटी से करते हैं तो क्या आ जाता है, एक्सपेंडिचर। हाँ, मैं कंसेप्ट क्या पढ़ना है, कंसेप्ट हमें ये पढ़ना है कि प्राइस इंटू क्वांटिटी बराबर होता है एक्सपेंडिचर। अगर एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट है, फिक्स है, तो प्राइस रेशियो क्वांटिटी रेशियो का रिवर्स होता है। प्राइस रेशियो, प्राइस रेशियो क्वांटिटी रेशियो का जस्ट रिवर्स होगा। प्राइस रेशियो क्वांटिटी रेशियो का, क्वांटिटी रेशियो का उल्टा होता है, जस्ट रिवर्स होता है, कुछ भी लिख लो, उल्टा होगा, रिवर्स। कैसा होगा, रिवर्स होगा। तो प्राइस रेशियो क्वांटिटी रेशियो का रिवर्स होता है, क्वांटिटी रेशियो प्राइस रेशियो का रिवर्स होता है। दोनों में से हम कुछ भी कह सकते हैं। आप बोलेंगे ठीक है, कैसे होता है मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला कि 20 रुपए आपके पिताजी पहले भी देते थे आपको खर्च के लिए, और 20 रुपए आपको अभी भी देते हैं। ये खर्च है, ये खर्च कैसा है, फिक्स है। पहले भी आपको 20 रुपया मिलते थे, आज भी 20 रुपया मिलते हैं। लेकिन प्राइज, प्राइज बदल गई। प्राइज कैसी हो गई, पहले प्राइज थी 4 रुपए पर पेन। एक पेन आपको 4 रुपए का मिल जाता था। अब एक पेन कितने का मिल रहा है, 5 रुपए पर पेन। एक पेन आपको 5 का मिल रहा है। प्राइज को उल्टा करेंगे तो क्या आ जाता है आपका, क्वांटिटी। मैंने आपसे ये बोला, प्राइज को उल्टा करोगे तो क्वांटिटी, क्वांटिटी को उल्टा करोगे तो प्राइज। वही मैं आपको बता रहा हूँ, आप बताओ मुझे ध्यान से। एक पेन 4 रुपए का, तो 20 रुपए में कितने पेन आएंगे, 5। एक पेन 5 रुपए का, तो 20 में कितने आएंगे, 5 चौको 20, 4। तो हुआ ना उल्टा, प्राइस 4 से 5 हुई तो क्वांटिटी 5 से 4। तो प्राइस 4 से 5 होगी तो क्वांटिटी 5 से 4 हो जाएगी। जैसे प्राइस आपकी 10 रुपए से कितनी हो जाए, 11 रुपए, तो क्वांटिटी 11 से कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। बस इतना सा कंसेप्ट। प्राइस को उल्टा करेंगे तो क्वांटिटी, क्वांटिटी को उल्टा करेंगे तो प्राइस। ये ढेर सारी जगह कंसेप्ट यूज होगा। जैसे मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँ तो देखो मेरे भाई, कहाँ का यूज होगा, ढेर सारी जगह यूज होगा। जैसे कई सारे चैप्टर में यूज होगा। स्पीड की मल्टीप्लाई टाइम से करेंगे तो क्या बनता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कांस्टेंट होगा आपका, दूरी कांस्टेंट होगी। स्पीड को उल्टा करोगे टाइम, टाइम को उल्टा करोगे तो स्पीड। लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू क्या होगा, एरिया। एरिया कांस्टेंट होगा तो लेंथ रेशियो ब्रेथ रेशियो का उल्टा होगा। कोई एक इनकम है और उसमें गुणा कर दी किससे, टैक्स परसेंट से, तो क्या निकल आएगा, टैक्स निकल आएगा। अगर टैक्स कांस्टेंट है तो इनकम रेशियो टैक्स रेशियो का कैसा होगा, उल्टा होगा। आगे और भी जगह ऐसा कर सकते हैं हम। आप बोलेंगे ठीक, हालांकि अभी इनकी बात नहीं करनी, अभी आप इसकी बात करो, प्राइस की मल्टीप्लाई क्वांटिटी से करेंगे तो क्या बन जाता है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर अगर आपका फिक्स है तो आप प्राइस को उल्टा करेंगे क्वांटिटी, क्वांटिटी को उल्टा करेंगे तो प्राइस। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, आप पढ़ जाइए अच्छे से। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, चीनी का मूल्य 20% की वृद्धि होती है। अरे भाई 20% की फ्रैक्शन 1/5। प्राइज कितनी हो गई, 5 में 1 की वृद्धि हुई तो 5 से प्राइज कितनी हो गई, 6 हो गई। ये प्राइज है तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, तो जवाब होगा 6 से 5। क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 6 से 5। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम की जाए कि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना रहे। अरे भैया खर्चा कैसा है, सेम। खर्चा कैसा है, पहले जितना है। खर्चा कैसा है, कांस्टेंट। अभी बता के आए कि प्राइस की मल्टीप्लाई क्वांटिटी से करते हैं तो एक्सपेंडिचर आता है। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो प्राइस को उल्टा करोगे क्वांटिटी, क्वांटिटी को उल्टा करोगे प्राइस। ये उल्टा इसीलिए कर दिया। कितने की कमी आई, 1 की कमी आई, कितने से, 6 से। 1/6 क्या होता है, 16 सही 2/3%। परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई काटोगे तो यही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ जाओ इस क्वेश्चन को आप अच्छे से। एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में 42.84% की वृद्धि करता है। सबसे पहले ये परसेंटेज का फ्रैक्शन पता हो आपको, तो आप अच्छे से जानते हैं 14.84% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। 14.28, 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। ये 14.28 का 3 टाइम्स है तो इसकी फ्रैक्शन कितनी आएगी, 3/7। तो 3/7 चीनी की खपत में हो गई वृद्धि। चीनी की कीमत में x% की हो जाती है कमी। तो व्यय निरंतर रहता है, एक्सपेंडिचर कैसा है, कांस्टेंट। बच्चा बच्चा जानता है प्राइस को उल्टा करेंगे क्वांटिटी, क्वांटिटी को उल्टा करेंगे तो प्राइस। सवाल में बोल रहे हैं कि खपत 3/7 बढ़ जाती है, क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी हो जाती है, 3/7 बढ़ जाती है। 7 में 3 बढ़ गए तो क्वांटिटी 7 से कितनी हो गई, 10।
तो प्राइज कितनी हो जाएगी, 10 से कितनी हो जाएगी, 7। प्राइज हो जाएगी 10 से कितनी, 7। मेरे भाई प्राइज पहले 10 यूनिट थी, अब प्राइज रह गई 7 यूनिट। कितने की कमी आई, 3 की। 10 पे 3 की कमी तो 100 पे 30 की कमी। तो मेरे भाई डायरेक्ट उत्तर दे दिया करो 30% की कमी। फिर भी आपको दिक्कत है तो मैं लिख के बताता हूँ, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। कितने की कमी आई, 3 की। कितने पर, 10 पर। परसेंट लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। सवाल का उत्तर आ जाएगा 30% की कमी। ये आपका आंसर है, C4 चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 9th पढ़ जाइए अच्छे से। एक बार पढ़ जाओ अच्छे से, फिर क्वेश्चन करते हैं। पढ़ जाओ अच्छे तरीके से। वर्तमान में जिस चावल को 29 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, प्रेजेंट में जो चावल 29 रुपए पर केजी बेचा जा रहा है। 29 रुपए पर केजी, इसका मतलब ये प्राइस है। वर्तमान में जो चावल की प्राइस 29 है ना, पिछले महीने उसका मूल्य 25 था। मतलब 25 से 29 हो गई प्राइस। 25 से 29 हो गई प्राइस। तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी फिर, 29 से कितनी हो जाएगी दोस्त, 25 हो जाएगी। आप बोलेंगे ठीक है। तो पहले क्वांटिटी 29 यूनिट थी, अब क्वांटिटी कितनी है, 25 यूनिट। कितने की कमी आई, 4 की कमी आई। कितने से, 29 से। 4/29 की परसेंटेज वैल्यू निकाल दो। चाहो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो अप्रोक्सीमेशन लगा दो आप। तो अप्रोक्सीमेशन लगाओ, 14% आपका आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 10th। एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बाई। एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, बाई के। एक्स बाई का व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा है। एक्स का रेशियो उल्टा करोगे बाई, बाई का रेशियो उल्टा करोगे एक्स। 37.5% बढ़ा दी आपने क्या, एक्स की वैल्यू को। 37.5% की फ्रैक्शन होगी 3/8। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। 12.5% का 3 गुना है 37.5%, इसलिए 3/8। एक्स का चेंज क्या दे रखा है सवाल में, 3/8 बढ़ा दिया, +3 करना है। बढ़ा दिया तो +3, घटा दिया तो -3। तो एक्स का क्या रेशियो आया, 8 से 11 आया। तो फिर एक्स बाई का कैसा है, उल्टा है। तो बाई की रेशियो क्या आएगी, तो 11 से कितनी आएगी, 8। तो पहले बाई 11 यूनिट हुआ करता था, अब बाई कितना है, 8 यूनिट। तो बाई में कितना परसेंटेज चेंज आया, तो आप बोलेंगे 3 यूनिट का चेंज आया। कितने से, 11 से। 1/11 9.09%। 1/11 9.09%। तो 3/11, 3 गुना 27.27%। क्लियर हो रहा है आप अच्छे से, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई। आप बोलेंगे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ जाए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। देखते हैं मेरे भाई ध्यान से। बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया, ठीक है। और उसका वेतन प्रति घंटे 20% बढ़ गया। यहाँ पर आवर की पेमेंट मिल रही, पर आवर की, वेतन प्रति घंटे, पर आवर की पेमेंट मिल रही। कार्य समय प्रतिदिन, एक दिन में कितने घंटे काम किया। क्लियर है। और दैनिक आय, डेली इनकम अर्निंग। तो मेरे भाई वेतन प्रति घंटे, वेजेस पर आवर, वेजेस पर आवर, वेजेस पर आवर। आगे की मल्टीप्लाई करें वर्किंग आवर से। किससे करें, वर्किंग आवर से मल्टीप्लाई करें। तो मेरे भाई आ जाएगी अर्निंग, कमाई आ जाएगी, डेली अर्निंग आ जाएगी। आप बोलेंगे ठीक है, कमाई, सीधा सीधा लिख दें, कमाई आ जाएगी। आप बोलेंगे ठीक है, आय आ जाएगी। वेजेस पर आवर की वर्किंग आवर से गुणा करें। मैं थोड़ा सा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, बाकी जरूरत तो वैसे है नहीं मेरे भाई। वेजेस पर आवर, 1 घंटे के आपको मिलते हैं 20 रुपए काम करने की। आपने वर्किंग आवर, आपने काम किया 5 घंटे। जरा बताओ, उस ऊपर वाली बात को आप थोड़ी देर के लिए रहने दो। आप मुझे एक बात बताओ, 1 घंटा काम करने के 20 रुपए मिलते हैं, तो 5 घंटे के कितने मिलेंगे, 1 घंटे के 20 तो 5 घंटे के 100। कैसे पता चला, गुणा करके तो हो गया ना। वेजेस पर आवर की गुणा हावर में करें तो क्या बन जाएगा, अर्निंग। आप बोलेंगे ठीक है।
अब सवाल में हमें ये बात क्लियर होगी। अब सवाल को पढ़ो क्या बोले, उसकी दैनिक आय में कितने परसेंट की बढ़ जाएगी। हमें ये चीज कैलकुलेट करनी है, दैनिक आय कितनी बढ़ जाएगी ये कैलकुलेट करनी है। तो मुझे आप एक बात बताओ, वेजेस पर आवर की अगर वर्किंग आवर से मल्टीप्लाई कर दे तो अर्निंग आ जाएगी। आप बोलेंगे ठीक है। तो वेजेस पर आवर देखो क्या है, वेतन प्रति घंटे क्या है, 1/5 बढ़ गया। तो वेतन पर आवर हो गया आपका 5 से 6, वेजेस पर आवर आ गई है। अब आगे क्या दे रखा है मेरे भाई, सवाल में बोल रहे हैं प्रतिदिन 15% बढ़ गया कार्य समय, वर्किंग आवर कितना बढ़ गया 15%। 15% की फ्रैक्शन क्या होगी दोस्त, 15% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो आप बोलेंगे 3/20। तो इसका वर्किंग आवर 3/20 बढ़ गया, 20 में 3 बढ़ गया, 20 से 23 हो गया। तो 20 से कितना हो गया 23 हो गया। अब रेड कलर से वेजेस पर आवर है, इस वाले कलर से वर्किंग आवर है। तो वेजेस पर आवर का और वर्किंग आवर का क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ गई अर्निंग, ये क्या आ गई अर्निंग की रेशियो आ गई। आप बोलेंगे ठीक है। 20×5 100, पहले अर्निंग 100 होती थी, अब अर्निंग कितनी हो रही 138, कितना बढ़ गया 38%। 100 पे बढ़ रहा है तो डायरेक्ट परसेंटेज 38%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, आप पढ़ जाइए अच्छे से। तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है, ठीक है। इसकी खपत 18 सही 1/3% कम हो जाती है। प्राइस का परसेंट दे रखा है, क्वांटिटी परसेंटेज दे रखा है। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तीन ही ऑब्जेक्ट है, प्राइस क्वांटिटी एक्सपेंडिचर। जब प्राइस दे दिया क्वांटिटी दे दिया तो एक्सपेंडिचर पूछेंगे, पूछ भी एक्सपेंडिचर ही रहे। इस पर व्यय कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो मेरे भाई एक बात बताओ, क्या आप ये बात नहीं जानते कि प्राइस की मल्टीप्लाई क्वांटिटी से करेंगे तो क्या बन जाता है, एक्सपेंडिचर आ जाता है। हमें एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है, तो प्राइस रेशियो की क्वांटिटी रेशियो में क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आप बोलेंगे बिल्कुल। पहले 20% की फ्रैक्शन 1/5, 18 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। ये दो कौन से दो फ्रैक्शन से मर्ज होके बना है, 10% 1/10, 8 होल 1/3%, 1/12। ये 6/60, ये 5/60, 11/60, इसकी फ्रैक्शन कितनी आ गई 11/60। 60 में 11 की कमी हो गई, किसमें, खपत में। पहले प्राइज रेशियो लिख लो, प्राइज रेशियो 1/5 बढ़ गई प्राइज, प्राइज हो गई 5 से कितनी 6, ये प्राइज है। अब क्वांटिटी 11/60 कम हो गई, पहले क्वांटिटी 60 यूनिट थी, 11 कम कर ली, अब क्वांटिटी कितनी है 49। तो प्राइज की मल्टीप्लाई क्वांटिटी से कर दी, तो ये क्या बन गया एक्सपेंडिचर, जो कैलकुलेट करना था वो बन गया एक्सपेंडिचर। तो मेरे भाई 6 से ये 10 बार कट जाएगा, 6 से एक बार कट जाएगा, तो 50 यूनिट पहले का एक्सपेंडिचर और अब का एक्सपेंडिचर 49 यूनिट। कितने की कमी आई, 50 पे एक की कमी आई, तो 100 पे कितनी कमी आएगी 2%, तो 2% डिक्रीज हो जाएगा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर डिक्रीज बाय 2%। क्वेश्चन नंबर 13 देखो ध्यान से। सवाल में आपको बोला है, क्या बोला है, एक बार आप पढ़ जाओ, मैं थोड़ा सा इसे बड़ा करता हूँ, अब पढ़ जाओ आप। पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि हुई, ठीक है। जब डाटा आपको इंटीजर दे रखा हो, जब डाटा आपको 28% 22% दे रखा हो, तो डायरेक्ट किया करो चीजें, 100 से भी कैलकुलेट कर सकते हो आप इसे, 100 से ही किया करो। और जब डाटा आपका डेसिमल हो तो आप डाटा में फिर रेशियो लिया करो, फ्रैक्शन से किया करो। तो इसे फ्रैक्शन से करने की कोई जरूरत नहीं है, डाटा यहाँ पे इंटीजर है। चलो मेरे भाई, पूर्णांक दे रखा है आपको। अब एक समझदार बच्चा इसे डायरेक्ट करेगा, पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई तो 128, और व्यय 22% बढ़ गया तो 122। ये डायरेक्ट निकल आया क्या, उपभोग मतलब कंजप्शन। ये डायरेक्ट निकल आई आपकी कंजप्शन। कैसे आई मैं बताऊंगा आपको। 6 की कमी आई कितने पे 128 पे। अब मुझे परसेंटेज टिक करना है, 100% बनेगा आपका 128, 10% 12 रुपए 80 पैसे, 5% 6 रुपए 40 पैसे, 5% से नीचे उत्तर आएगा। ये दो उत्तर नहीं हो सकते। 6.4 आपका 5% बन रहा है, बहुत छोटा उत्तर है 4.7। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा अच्छे तरीके से, आप देखो ध्यान से अच्छे से। मैं डिटेल समझाता हूँ, फिर आपको भी सॉर्ट ही करना है मेरे भाई। प्राइज परसेंटेज दे रखा है, एक्सपेंडिचर परसेंटेज दे रखा है। प्राइज की मल्टीप्लाई अगर हम क्वांटिटी से करते हैं तो बन जाता है एक्सपेंडिचर। सवाल में आपको प्राइज परसेंटेज एक्सपेंडिचर परसेंटेज दे रखा है, कैलकुलेट करना है तो क्वांटिटी परसेंटेज कैलकुलेट करना है, या कंजप्शन भी कह सकते हो क्वांटिटी को। तो क्वांटिटी कैसे निकलेगा, ये चौथी क्लास का बच्चा बता देगा। प्राइज मल्टीप्लाई में लिखा है, इक्वल किधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। अगर मुझे क्वांटिटी कैलकुलेट करना है तो एक्सपेंडिचर रेशियो को डिवाइड देना पड़ेगा किससे, प्राइस से।
तो एक्सपेंडिचर रेशियो को डिवाइड कर दो किससे, प्राइस से। तो एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर व्यय को 22% बढ़ाना चाहता है, तो 100 से कितना होगा 122। तो एक्सपेंडिचर 100 से 122 हो गया। सवाल में बोल रहा है कि पेट्रोल की कीमत 28%, प्राइस नीचे लिखना है, तो 28% बढ़ी तो 100 से कितनी हो गई 128। एक्सपेंडिचर को प्राइस से क्या कर दूं, डिवाइड। तो ये किसकी रेशियो आ गई आपकी, क्वांटिटी की रेशियो आ गई। चाहिए भी क्या था, क्वांटिटी। तो मेरे भाई 100 से 100 क्या होगा, कट गया। 128 आपका इधर आ गया, 128 की एक में मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई 122। तो इतना कैलकुलेट मत किया करो जब आपको एक्सपेंडिचर दे रखा हो और प्राइस दे रखा हो, तो आप डायरेक्ट किया करो। 28% बढ़ गई तो 128, 22% बढ़ गई तो 122, क्योंकि 100 से 100 क्या हो जाना है, कट जाना है। तो अभी आप लिख सकते हो, पहला क्वेश्चन है, डिटेल भी लिख लो आप। अब कितने की कमी आई, तो आप बोलेंगे 6 की कमी आई। कितने से कमी आई, 128 से। बच्चा बच्चा जानता है कि 128 आपका 100% है। 10% की वैल्यू 12 रुपए 80 पैसे। अगर 12 रुपए 80 पैसे आपका 10% है, तो मुझे बताओ 6 रुपए 40 पैसे क्या होगा, आधा कर दिया तो 5% होगा। तो 6 रुपए 40 पैसे में 5% बनते हैं, तो 6 रुपए में कितने बनेंगे, अरे 6 रुपया तो इससे कम है, तो 5% से कम उत्तर आएगा, तो 5% से बड़ा उत्तर नहीं हो सकता आपका। अब 6 रुपए 40 पैसे से 6 बहुत दूर है, तो इसका मतलब दूर वाला उत्तर होगा 4.7%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, आप पढ़ जाइए अच्छे तरीके से क्या दे रखा है। पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है। सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% खर्च करने का इरादा। अरे एक्सपेंडिचर परसेंटेज दे रखा है, प्राइस परसेंटेज दे रखा है, डायरेक्ट करेंगे इस सवाल को। 19% बढ़ गया तो 119, खर्च 12% बढ़ाना चाहती है तो 112। तो ये डायरेक्ट निकल आया क्या, प्राइस दे रखी है और क्वांटिटी एक्सपेंडिचर दे रखा है, तो ये क्वांटिटी कंजप्शन निकल आई, डायरेक्ट खपत निकल आई। आप बोलेंगे ठीक है मेरे भाई। तो बताओ कितने की, 7 से काटेंगे 17 बार, 7 से गया भाग 16 बार, तो 17 से कितना रह गया 16। 1 यूनिट की कमी है, कितने पर, 17 पर। 1/17 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, मैंने नहीं सिखाया क्या तुम्हें, 5.88%। 5.88% किसके नजदीक है, नियरेस्ट, 6%। तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 6%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन है। सवाल में बोले कि 26% की वृद्धि हुई कीमत में 15% खर्च बढ़ाना चाहता है। ये भी डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि खर्च का परसेंटेज दे रखा है और कीमत का परसेंटेज दे रखा है। तो आप बोलेंगे 26% बढ़ाई तो 126, 15% बढ़ाई तो 115 आ जाएगा। आप बोलेंगे ठीक है। तो ये किसका चेंज आ गया, ये खपत का चेंज आ गया। आप बोलेंगे ठीक है। तो पहले खपत कितनी थी 126, अब खपत कितनी है 115। आप बोलेंगे बिल्कुल सही है। कितने की कमी आई, तो आप बोलेंगे 11 की कमी आई। 6 से 5 गए तो 1, 12 से 11 गए तो 1, 11 की कमी आई कितने से, 126 से। अब इसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, तो 12 रुपए 60 पैसे, नीचे की वैल्यू हमेशा ये 100% होती है मेरे भाई। आप मुझे बताओ जरा, 12 रुपए 60 पैसे आपकी क्या होगी, 10%। 12 रुपए 60 पैसे में 10% बनेगी। अब हमें 11 रुपए बनाना है, तो मुझे 1 रुपए 60 पैसे कम करना पड़ेगा। 11 का परसेंट बनाना है, तो ये 12 रुपए 60 पैसे का परसेंट लिखा है, 1 रुपए 60 पैसे। तो मुझे बताओ 1% की वैल्यू क्या होगी, 1 रुपए 26 पैसे। 1 रुपए 26 पैसे किसकी वैल्यू होगी, 1% की। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 9% आपका क्या बना, मैंने माइनस कर दिया, 10 से 6 गया 4, ये 3, 11 रुपए। 11 रुपए 34 पैसे में 9% है। 11 रुपए 34 पैसे में 9% है। हमें 11 रुपए का पता करना है, तो 11 रुपए तो और छोटा है इससे, तो 9 से छोटा उत्तर आएगा, 9 से बड़ा उत्तर नहीं आएगा। 11 रुपए 34 पैसे से 11 थोड़ा सा नीचे जाना है, तो 9% से थोड़ा सा नीचे जाओ, तो सवाल का उत्तर 8.7%। 11 रुपए 34 पैसे का मतलब 9% है। मुझे 11 रुपए का परसेंट बताना है, तो 11.34 से 11 थोड़ा सा कम है, तो उत्तर 9 से थोड़ा सा कम आएगा। सवाल का उत्तर क्या आएगा, 8.7%। उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 16। क्या दे रखा है, पढ़ जाओ आप अच्छे से। पेट्रोल की कीमत 60 रुपए पर लीटर से 75 रुपए पर लीटर हो गई। आप चाहो तो इसका रेशियो ले लो, और आप चाहो तो मत लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 चौको 60 और 15 5 75। आप बोले ठीक है। तो
पेट्रोल की कीमत 4 से कितनी हो गई 5, 4 से कितनी हो गई 5, 4 से हो गई 5। आप मुझे बताओ क्या मैं ये कह सकता हूँ कि प्राइस 25% बढ़ गई? अरे 4 से अगर कोई चीज 5 हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि एक बढ़ गया। कितने से बढ़ गया? एक 4 से। और 1/4 का मतलब क्या होगा? 25%। तो प्राइस कितनी बढ़ गई? 25%। तो मैं सीधा लिखूंगा कि प्राइस यहाँ कितनी बढ़ रही है सवाल में? 25%। मेरे भाई प्राइस 25% बढ़ रही है, ठीक है। पेट्रोल की कीमत को कितने प्रतिशत कम करें, खपत को कितने प्रतिशत कम करें ताकि बढ़ा हुआ खर्चा कितना हो? 10% का हो। अरे खर्चे का प्रतिशत दे रखा है, प्राइस का चेंज दे रखा है, यहाँ से हमने निकाल लिया 25% बढ़ गई। तो भैया जब प्राइस दे रखी हो और एक्सपेंडिचर दे रखा हो तो मेरे भाई हम डायरेक्ट सोल्व करते हैं। प्राइस अगर 25% बढ़ गई तो प्राइस कितनी हो गई? 125। प्राइस हो गई 125। अब 10% खर्च बढ़ गया तो कितना चेंज आएगा? 110। अब ये क्या निकल आई? आपकी कंजप्शन निकल आई डायरेक्ट। क्या निकल आई? आपकी कंजप्शन निकल आई। आप बोलेंगे ठीक है खपत निकल आई। तो मेरे दोस्त आप मुझे जरा अच्छे से बताओ, क्या 125 से 110 रह गया? कितने की कमी आई ये चेक करना है। 5 से कट जाएगा 25 और 5 से कट जाएगा 22 बार। 25 पे 3 की कमी है तो 100 पे कितने की कमी आएगी? अरे 100 बनाने के लिए 4 की गुणा इधर तो 4 की इधर, तो 100 पे 12 की कमी आएगी। 100 पे कितने की कमी आएगी? 12 की। तो 12% डिक्रीज हो गई आपकी कंजप्शन। अगला क्वेश्चन समझ रहे हो ना आप? समझ रहे हो आप? देखो नेक्स्ट क्या है। जब चीनी का मूल्य 53%, इसे पहले खुद से आप एक बार पढ़ जाओ अच्छे से, फिर मैं कराता हूँ आपको। पढ़ जाओ अच्छे तरीके से। 17 नंबर का क्वेश्चन सवाल में बोला है कि चीनी का मूल्य 53% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। प्राइस परसेंटेज दे रखा है। एक परिवार इसकी मासिक खपत में कितनी कम कर दे कि चीनी पर होने वाला व्यय पहले की तुलना में 19% अधिक था। मतलब एक्सपेंडिचर का परसेंट दे रखा है और साथ में प्राइस परसेंट दे रखा है। सवाल हो जाएगा डायरेक्ट। सवाल कैसे हो जाएगा? डायरेक्ट। 53% की वृद्धि तो 153 हो गया भाई। 19% की वृद्धि तो 119 हो गया। आप बोलेंगे ठीक है डायरेक्ट हो गया। ये किसका चेंज आ गया? जिसका ये पूछ रहा है उसका चेंज आ गया, खपत का चेंज आ गया, कंजप्शन का आ गया। पहले कंजप्शन 153 यूनिट थी, अब कंजप्शन 119 है। 17 नंबर 153, 17 सत्तर 119। पहले कंजप्शन 9 यूनिट थी, अब कंजप्शन कितनी है? 7 यूनिट। सवाल क्या कह रहा है? यदि परिवार में पहले चीनी की मासिक खपत कितनी थी? 38.7। पहले की खपत है 38.7, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 38.7 केजी। कितने गुना लिखा है ये चेक करो। 9 से काट दो, 9 चौको 36, 9 तिया 27, 4.3 गुना लिखा है। सवाल में पूछा चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी हुई। अरे पहले 9 यूनिट थी, अब 7 यूनिट रह गई, तो कमी कितने की आई? 2 यूनिट की। तो वैल्यू किसकी बतानी है? 2 यूनिट की। ये 4.3 टाइम्स लिखा है तो ये भी 4.3 टाइम्स आएगा। तो सवाल का उत्तर 8.6 केजी। ये परसेंट गलत लग गया, केजी कर लो। 8.6 केजी। आप बोलेंगे ठीक है, आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल को पढ़ो क्या दे रखा है। ये जबरदस्त सवाल है, ये पेपर में आता ही आता है। आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। मैं आपको कराता हूँ, देखो ध्यान से आप अच्छे से मेरे भाई। चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है। ज्ञात करें कि उतने ही रुपए में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त थी। उतने ही रुपए में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है। वो ये पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि 35% गिरावट आ गई। 35% की क्या आ गई? गिरावट आ गई प्राइस में। तो जब प्राइस कम होगी, जब कीमतें बाजार में कम हो जाएंगी तो खरीदने की क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वो यही कह रहे हैं कि कितना ज्यादा हम खरीद लेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, 35% की फ्रैक्शन क्या आएगी? तो आप बोलेंगे 5% होता है 1/20, तो 35% 7/20। आप बोले बिल्कुल। तो प्राइज आपकी 7/20 गिर गई, तो प्राइज आपकी कितनी रह गई? 7 की कमी आ गई। प्राइज आपकी 20 से कितनी? 7 कम हो गई, तो प्राइज 20 से 13 रह गई। आप बोले ठीक है। सवाल कह रहा है ज्ञात करें उतने ही रुपए में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। मतलब जितना पहले रुपया ले जाते थे उतना ही रुपया आज ले जा रहे हैं आप। तो एक्सपेंडिचर कैसा है? कांस्टेंट। तो प्राइस को उल्टा करें तो क्या बन जाएगी? क्वांटिटी।
तो पहले की क्वांटिटी 13 यूनिट और आपकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 20 यूनिट। तो पहले क्वांटिटी 13 यूनिट परचेज करते थे। सवाल कह रहा है कि पहले 104 किलो चावल खरीदते थे, तो 13 यूनिट की वैल्यू 104 केजी। कितने गुना लिखा है 8 गुना। बोल रहे कितना ज्यादा खरीद लेंगे, 13 से 20 7 यूनिट ज्यादा खरीद लेंगे। 7 यूनिट की वैल्यू बतानी। ये 8 गुना है तो ये भी 8 गुना आएगा, तो 8 7 56। तो 56 केजी आपकी क्वांटिटी बढ़ गई। अतिरिक्त मात्रा कितनी खरीद लेंगे आप, 56 केजी खरीद लेंगे। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 19 आप पढ़ो ध्यान से अच्छे से, और मैं आपको बेहद अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। लोग इसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करते हैं, मुझे सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके आते हैं। उन सब में जो बेटर है मैं वो आपको कराने की कोशिश करूंगा और आप समझने की कोशिश करेंगे। अंडों की दर में 25% की गिरावट के कारण 162 रुपए में निवेश करके 2 दर्जन अधिक अंडे खरीद सकता है। पहले तो ये समझ लो 2 दर्जन क्या होता है, 1 दर्जन में 12 अंडे, तो 2 दर्जन में 24 अंडे। अब मुझे एक बात बताओ, अगर प्राइस कम हो गई मार्केट में, कोई आर्टिकल आप परचेज करने जाते हो और आपकी प्राइस कम हो गई, तो आपका पैसा बचने लगेगा। आप बोलेंगे बिल्कुल। पहले आप 162 रुपए का निवेश करते हैं, कितने का निवेश करते थे आप, 162 का। 162 रुपए का आप इन्वेस्ट करते थे, प्राइस आपकी 25% कम हो गई, तो इसका मतलब अब आपका 25% पैसा बच जाएगा। तो इतना पैसा आपका बच गया, 162 का 1/4, इतना पैसा आपका बच गया। आप पैसा बचा के घर नहीं लाए, सवाल बोल रहा है 2 दर्जन अधिक अंडे खरीद लाए। इसका मतलब ये 2 दर्जन अंडे आपने खरीद लिए इन्हीं जो बचे हुए पैसे से। 2 दर्जन अंडे कब, वर्तमान में। ये जो डाटा कैलकुलेट हो रहा है वो प्रेजेंट का हो रहा है, ये बात ध्यान रहे आपको। आप बोलेंगे ठीक है, तो 2 दर्जन की वर्तमान में कीमत इतनी है, और इनने क्या बोला फिर, प्रति दर्जन अंडे का मूल दर क्या है, पुरानी कीमत आपको बतानी है। बाद में बताएंगे पुरानी कीमत, पहले आज की कीमत निकाल लो। तो मेरे भाई आज की 1 किलो की कीमत क्या है, 1 दर्जन की, तो 2 से आपने उसे हटाया, तो 2 से आप इसे हटा दो, 81। तो आज की कीमत आपकी 81 का 1/4, ये आज की कीमत लिखी है। मुझे निकालनी है पिछली कीमत। तो एक बात बताओ, सवाल में बताया कि प्राइस 1/4 कम हो गई, तो प्राइस 4 से कितनी रह गई, 3। तो मुझे पिछली कीमत बतानी है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा, 4/3। अरे पिछली कीमत पर जाना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा, 4/3। तो आप गुणा कर दो इसमें 4/3। मैंने अलग लिख के इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए। आप बोलेंगे ठीक है, तो 4 से 4 काट गया, 3 का भाग दोगे, सवाल का उत्तर 27। सबसे बढ़िया तरीका है ये, सबसे जबरदस्त। आप उसे लौट के देखो, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे फिर से आप लौट के क्लास में आओ तब बताओ। नेक्स्ट सवाल नंबर 20 देखो, आपको क्या दे रखा है सवाल में। चीनी की कीमत 20% कम हो गई। अरे भाई चीनी की कीमत 1/5 कम हो गई। चीनी की कीमत 5 से कितनी रह गई, 4। बहुत बढ़िया। ये प्राइस दे रखी है आपको, क्या दे रखी है आपको, प्राइस का चेंज दे रखा है, कीमत का। आगे देखो क्या दे रखा है। आगे बोल रहे हैं कि 160 रुपए में 4 किलो अधिक चीनी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। मेरे भाई 20% की कमी हुई, तो एक खरीदार क्या सक्षम हो गया कि वो 4 किलो अब चीनी ज्यादा लेके आने लगा। कितने रुपए में, 160 में। पहले 160 में कुछ चीनी आती थी, अब 160 रुपए में 4 किलो चीनी ज्यादा आ रही। खर्चा सहम है, ध्यान रहे। आप बोले 160 रुपए आप पे है, लेकिन चीनी की कीमत हुई 20% कम, 1/5 की कमी आई कीमत में, तो फिर खर्चा भी 1/5 बच जाएगा। तो इतने रुपया आपके बच गए। लेकिन इस बचे हुए रुपए से आपने क्या करा, रुपए नहीं बचाए, 4 केजी चीनी खरीद ली वर्तमान में। 4 केजी, तो ये प्रेजेंट में वर्तमान में 4 केजी की कीमत है। तो 1 किलो की कीमत क्या होगी, 4 से काट दिया 40 में, 5 का भाग दोगे तो 8। आज की कीमत 1 किलो की है 8। हमें चाहिए प्रति किलो चीनी की मूल कीमत, पहले वाली कीमत। पहले वाली कीमत पे जाना है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बनेगा, 5/4। तो आप इसका 5/4 कर दीजिए, सवाल का उत्तर आ जाएगा 10। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चीनी की कीमत में 20% की कमी फिर से हुई। अच्छा ये तो फिर से लौट के आ गया, 20 किया ना, 20। नेक्स्ट 21 देखो आप। 21 नंबर का क्वेश्चन आप खुद से कोशिश करो, वीडियो को थोड़ी देर के लिए आप फ्रीज कर दो, और फिर उसके बाद आप करने की कोशिश करो, उत्तर आप खुद ब खुद निकाल लेंगे।
सरकार ने चीनी के मूल्य को 15% घटा दिया। अरे प्राइस 15% कम हो गई तो पैसा 15% बचने लगेगा। 15% की फ्रैक्शन क्या आएगी? 3/20। तो अब 3/20 पैसा क्या होगा? बचने लगेगा। तो 1258 का 3/20 अब पैसा सेव हो जाएगा। ये पैसा आपने सेव कर लिया। लेकिन आपने पैसा सेव कहाँ किया? इस बचे हुए पैसे से आपने क्या कर लिया? 7.4 केजी चीनी खरीद लिया आपने। ठीक है, तो ये 7.4 केजी की कीमत है। तो 1 किलो की कीमत क्या होगी? तो 7.4 कहाँ आ जाएंगे? डिवाइड में। तो ये 7.4 डिवाइड में। तो वर्तमान में 1 किलो की कीमत है ये। प्रति किलोग्राम चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा? पहले वाली कीमत बतानी। 3/20 घटा दिया, 20 से कीमत कितनी रह गई? 17। अगर मुझे पहले वाली कीमत पे जाना है मेरे दोस्त, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 20/17। तो आप कर दो इसमें 20/17 से मल्टीप्लाई, ये पहले वाली कीमत आपकी बन गई। जस्ट सिंपल आपको काटना पीटना है, सवाल का उत्तर आ जाएगा। 74 बार कट जाएगा ये, 20 से 20 बार। 30 सवाल का उत्तर, ये पॉइंट हटाओगे 1 0, तो 30 आपका सवाल का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा इस सवाल को आप पढ़ जाओ, क्या दे रखा है 22 नंबर के क्वेश्चन में। 22 नंबर के क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? सवाल में आपको दे रखा है जेड स्क्वायर मॉल के सिनेमा हॉल के टिकट मूल्य में 1% की कमी कर दी गई। मतलब टिकट प्राइस में 1% की आपने कमी करी। सीटों की संख्या बढ़ाए जाने के कारण कुल राजस्व में कुल कमाई टिक कलेक्शन 83 होल 1/3% की बढ़ोतरी होती है। पहले पहले जरूरी चीज ये है कि इसकी फ्रैक्शन पता हो। 83 होल 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो आपका जवाब होगा, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 100 माइनस 16 सही 2/3%। 100% हो गया एक, 16 सही 2/3%, 1/6, 5/6 इसकी फ्रैक्शन आ गई। इसकी फ्रैक्शन कितनी आ गई? 5/6। ढेर सारे तरीके हैं इसकी फ्रैक्शन को पता करने के। एक तरीका ये भी हो सकता है 83 होल 1/3% में किन 2% से मर्ज होके बना है? 50%, मतलब हाफ। 33 सही 1/3% मतलब 3। 3 इधर चला गया, 2 इधर चला गया, 5/6। ठीक है। अब सवाल कह रहा है कि टिकट मूल्य में 1% की कमी, कुल राजस्व में 5/6 की। भैया जो सवाल की लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग क्या डाटा होता है, ये थोड़ा थिंक करो। अगर थिंक नहीं कर पा रहे तो मैं पढ़ा रहा हूँ, फिर उसके बाद आप थिंक करना सीख जाओगे। तो मेरे भाई, जो टॉकीज वगैरह होती है उनमें कैसे कलेक्शन होता है? टिकट की प्राइस क्या है? टिकट प्राइस क्या है? और कितनी सीटिंग है? कितनी सीटिंग है? और टोटल आ जाता है रेवेन्यू। क्या आ जाता है? रेवेन्यू, राजस्व, कमाई। अरे बोलो हाँ या ना। एक टिकट कितने का? मान लो एक टिकट है 100 रुपए का। सिटिंग, मान लो सिटिंग है 5 की, तो टोटल कमाई कितने की होगी? 500 की। तो यही तो हुआ ना जो मैंने बेसिक आपको बताया, ये बात तो आप जानते हो। अगर 5 सीटें हैं आपके पास और एक सीट 100 की है, तो टोटल कितना कलेक्शन आएगा? 500। अब यही बात ऐसे लिख दी, टिकट प्राइस की मल्टीप्लाई सेटिंग से करेंगे तो क्या आ जाएगा? रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, अब आगे पढ़ जाओ। सवाल में क्या बोला है? ज्ञात करें कि कितनी सीटें बढ़ाई गई। अरे भाई सीटें कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करना है? सीटें कैलकुलेट करनी है मेरे दोस्त। हमें सीटें कैलकुलेट करनी है। तो आप मुझे एक बात बताएंगे ध्यान से और अच्छे से, सीट कैसे कैलकुलेट होंगे? ये सीट, तो आप बोलेंगे रेवेन्यू रेशियो को डिवाइड कर दो टिकट प्राइस से। तो रेवेन्यू रेशियो को डिवाइड डिवाइड करना है किससे? टिकट प्राइस से। रेवेन्यू क्या है? 5/6 बढ़ गया, 6 में 5 बढ़ गया, तो रेवेन्यू 6 से कितना हो गया? 11 हो गया। ये रेवेन्यू हो गया। डिवाइड करना है किससे? टिकट प्राइस से। तो डिवाइड कर दो टिकट प्राइस से। टिकट प्राइस में 1% की कमी हुई, तो टिकट प्राइस 100 से कितना रह गया? 99 रह गया। जैसे ही डिवाइड किया क्या आ गई? ये सेटिंग। इधर पहले की सेटिंग, ये बाद की सेटिंग। आप बोलेंगे ठीक है, कैलकुलेटेड। मेरे भाई 11 से 9 बार कट जाएगा। 9 छक्के 54, या फिर 3 से काट लो, इसे 50 से काट लो। अब मल्टीप्लाई कर लो, 27 यूनिट क्रॉस 50 से कम 50 यूनिट। तो सेटिंग 27 से कितनी हो गई? 50। पहले की सेटिंग 27 यूनिट, अब की सेटिंग 50। सवाल कह रहा है कि सीटों की संख्या 350 है, वर्तमान में कितनी सीटें बढ़ाई गई ये बताओ। कितनी सीटें बढ़ाई हैं आपने? भाई जवाब दो, कितनी सीटें बढ़ाई हैं आपने? आप बोलेंगे कि सीटें बढ़ाई हैं 13 यूनिट। 27 से 50 हो गई, 23 यूनिट सीट बढ़ाई है। कितनी बढ़ाई है? 23 यूनिट सीटें बढ़ाई है। तो हमें वैल्यू किसकी बतानी है? 23 यूनिट की। तो कोई चीज दे भी तो रखी होगी। तो सवाल में बोला वर्तमान में सीटों की संख्या कितनी है। यदि वर्तमान में सीटों की संख्या 350 है,
तो वर्तमान में यहाँ कितनी है 50, तो 50 को 350 बनाना है, कितने की गुणा करें 7 की, 7 की मल्टीप्लाई करके ओरिजिनल डाटा बन रहा है, तो 7 की मल्टीप्लाई करके ये भी ओरिजिनल डाटा 161 सवाल का आपका उत्तर होगा। अगर कोई फिर भी थोड़ी बहुत असुविधा आपको रह जा रही है तो वीडियो को आप दोबारा से बैक करके अच्छे से आप देखो, कोई भी असुविधा आपको नहीं होगी, ये 101% है। नेक्स्ट, जब किसी वस्तु की कीमत 35% कम कर दी, बिक्री में x% की क्या हो गई वृद्धि, और राजस्व में 17% की वृद्धि हो गई। अरे शब्दों का फेरबदल किया है और कुछ भी नहीं किया है। कीमत मतलब प्राइस, बिक्री मतलब क्वांटिटी, राजस्व मतलब एक्सपेंडिचर, और नाम बदल दिया बस। सवाल में क्या दे रखा है आपको, पढ़ जाओ आप अच्छे से। सवाल में आपको एक्सपेंडिचर रेवेन्यू दे रखा है, आपको राजस्व मेरे भाई, और कैलकुलेट क्या करना है, एक्स, एक्स क्या है बिक्री, बिक्री क्या है क्वांटिटी, क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। मैंने आपको पिछले कई सारे सवाल में ये सिखा रखा है कि एक्सपेंडिचर का परसेंटेज दे रखा हो तो डायरेक्ट सॉल्व किया करो। सवाल में बोला है कि कीमत 35% कम हो गई, तो फिर 65 यूनिट, राजस्व में 17% की वृद्धि हुई तो 117, तो ये आपका क्वांटिटी का चेंज आ गया मेरे भाई। 13 से किया तो 5 बार, 13 से किया तो 9 बार। सवाल कह रहा है कि एक्स का मान क्या होगा, एक्स क्या है एक्स परसेंट, तो परसेंट कैलकुलेट करना है। 5 से 9 हो गया, 4 बढ़ गया, कितने पर 5 पर, परसेंट लगाने के लिए 100 की मल्टीप्लाई, तो सवाल का उत्तर आ गया 80%। सवाल का उत्तर कितना आ जाएगा 80%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपकी बेहतर रही होगी। थैंक यू।